बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान का निज़ाम पिछले चंद महीनों से चंद ऐसे मदार है जिनके गिर्द घूमता चला जा रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है कि इन मदारों के गिर्द सिर्फ चक्कर लगाए जा रहे हैं, मगर ना तो कोई इस्लाहात नज़र आ रही हैं, ना कोई तरजीहात नज़र आ रही हैं। एक तो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, फिर ये कहा जाता है मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मगर दोनों ऐसा लगता है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर नामुमकिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अवाम को दिखाए जाने वाले चकने चुपड़े ख्वाब भी हैं जिनकी भयानक ताबीर इस वक्त अवाम के सामने बजट और टैक्सों की भरमार की सूरत में हमने देखने में नजर आ रही है। अदालतों के अंदर बड़े अहम केसेस हैं जिनकी सुनवाई हो रही है, जजेस के हवाले से मुहिम्मात भी हैं जिनके अंदर कुछ उनके हक में कुछ उनके खिलाफ जा रही हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है या हमारा जो रियासती निज़ाम है वो किस तरह से चल रहा है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज हम प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुआशरत और हमारी सियासत, इन दोनों चीज़ों के गिर्द सारे चीज़ें आ जाती हैं। जुडिशरी भी इनमें आ जाती है, ऑपरेशंस के हवाले से, सियासतदानों के बैठने के हवाले से। मगर उससे पहले मुझे ये बताइए, अभी से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और क्या ये भी हम अपने सिस्टम के हिस्से में आइंदा से गर्दानना शुरू कर दें कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सिस्टम का हिस्सा रहेगी? जी, खाबर मानेका साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दो तीन चीज़ें उसके अंदर बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती हैं। पहली तो ये है कि ये अदालत में एक मामला चल रहा है, तो ये जो उन्होंने गुजारिशात अपने यहाँ टीवी पे पेश की गई, ये पीटीवी में बाय द वे दिखाई गई, सरकारी नेशनल टीवी के ऊपर दिखाई गई। मुझे नहीं पता क्या वजूहत है, मगर मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सियासत का एक, वो कहते हैं न्यू लो, इससे ज़्यादा गिरावट कम ही आई है कि एक मामला ऐसा है, इस तरह की नौयत का कभी केस जो है इस तरह से सियासतदानों ने एक दूसरे के मुतालिक नहीं किया। ये बिल्कुल ही ज़ाती नौयत का एक केस था। वैसे ही मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती ख्याल में ये एक शर्मनाक केस है। तो जो अदालती लीगल इसका क्वेश्चन है वो अदालत में चल रहा है, वहाँ मुझे लगता है कि उनको नज़र आ रहा है कि वो जीतते नहीं पा रहे, तो ये पब्लिक ओपिनियन का। और फिर आज खाबर मानेका साहब ने जिस तरह की बातें की हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा, एक तो वो मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ उलमा की, तो ये बिल्कुल इन्होंने ठेकेदारी ले ली है। और ये एकदम से जिस तरीके से एक शख्स जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जिस तरह की बातें पीटीवी पे आ गई, तो एक शर्म का मुकाम था। दूसरा इनके लिए कि इखलाकी पहलू पे बड़ा जोर उन्होंने दिया। खाबर मानेका साहब जो हैं ये पूरे पीटीआई की, इमरान खान की गवर्नमेंट के इख्तियार के मज़े लेते रहे। इनको शर्म नहीं आई कि उस वक्त ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और जब ये मज़े आ रहे थे, उस वक्त इनको ये इद्दत का ख्याल नहीं है, उस वक्त 4 साल खामोश रहे। और मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए पता है कि मैंने रिजवान गोदल की स्टोरी मैंने ब्रेक की थी कि इनका पाक पतन में ये कंप्लीट इख्तियार अपना चाहते थे कि इनकी मर्जी के बगैर पता नहीं था डिस्ट्रिक्ट में हिल सकता, और उसका कसूर ये था कि उसने जसारत कर ली थी इनके डेरे के ऊपर 2 पुलिस वाले भेजने की। उसकी वजह से वो जिस तरीके से फिर उससे उस जमाने में फराह गोदल और एहसन जमील गुजर का जो किरदार आया कि वो चीफ मिनिस्टर पे बुला के डीआईजी, आरपीओ और डीपीओ रिजवान गोदल को बुला के जिस तरह कि आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आपने खाबर मानेका के घर पे जाके पुलिस भेजी या उसको रोका या उसके ख़ानदान से पूछ-गूछ की, और उसके बाद भी रिजवान गोदल को इन्होंने किसी जगह पोस्टिंग नहीं होने दी थी। 2 साल बाद जाके बशीर मेमन साहब ने FIA में लगाने की जसारत की थी, ये उसके दफ्तर पहुंच गए थे उनके, कि आपने ये जुर्रत कैसे की। तो इख्तियार के मज़े लेते रहे, कभी इनको ख्याल नहीं आया, और अब ये आके जिस तरह का आज ये कर रहे थे, मैं समझता हूँ एक शर्मनाक मुकाम है। ऑफकोर्स ह्यूमन राइट्स और हकूक़ नस्वां के हवाले से ये औरतों के जो हकूक़ हैं, ये मजहबी हकूक़ भी हैं, ये सिविल हकूक़ भी हैं, ये मुआशरती हकूक़ भी हैं, तो ये इस तरीके से इनका प्रचार करना और पीटीवी दिखाना एक शर्मनाक लोएस्ट ऑफ द लो है। बिल्कुल आपकी इस बात पे मैं एक और छोटा सा सवाल आपके सामने। आमिर साहब, हमारे कंधों पे तो बड़ी भारी जिम्मेदारी, और मीडिया के ऊपर तो स्पेशली बड़ी भारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर अपना मुस्बत इमेज जो है वो पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए। जब आपका नेशनल टीवी पर बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू इस किस्म के शख्स के जरिए कराई जा रही है, तो आप दुनिया में इमेज क्या अपना दे रहे हैं?
बस ये पहले ही हमारा कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है, हम ख़वातीन के हवाले से एक ज़ाती नौइयत का मियाँ बीवी का एक मामला है, इद्दत का केस। बहरहाल मैंने कहा उसके लीगल आर्गूमेंट में मैं नहीं जाना चाहता कि वो सब जुडिस अदालत में फ़ैसला हो जाएगा। तो ये आगे टीवी पे ना सिर्फ उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी का दिखाना, खुद आप अपनी तजलील कर रहे हैं और अपने मुआशरे की भी तजलील कर रहे हैं कि ये क्या है। तो बहरहाल एक शर्मनाक चीज़ है, पर मैं इससे ज़्यादा इस पर अब क्या बात करूं। मैं चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं बात करना चाह रहा हूं वो शहबाज शरीफ साहब की आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो बेसिकली उन्होंने तवानाई के शोबे की इस्लाहात के हवाले से एक सेमिनार था, उसके अंदर उनकी तकरीर थी। तो उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अहम ऐलान किया कि 200 यूनिट से जो कम ख़ानदान हैं, पहले उसके ऊपर वो प्रोटेक्टेड सेगमेंट था कि उनको एक ख़ास रियायत दी जाती थी, और पहले तो ये क्लेम किया जाता रहा था इनकी गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की 200 हमारी हुकूमत आ गई तो इनको 200 यूनिट मुफ्त दे देंगे। ये मरियम बीबी भी कहती नहीं, बिलावल भुट्टो 300 यूनिट का वादा करते रहे। अब वो कह रहे हैं क्योंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं बना तो मैं मेरा ये से ताल्लुक़ नहीं है। तो पहले इन्होंने ऐलान कर दिया, जाहिर है वो बहुत तकलीफदेह चीज़ थी, तो उसके बाद आज थोड़ा सा उससे बैकआउट किया, उस पर तो आते हैं। मगर साथ में एक जो तरीक़ाकार है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि ये मुश्किलात की निशानदही करते हुए शामिल बाजा हो जाते हैं कि बताना शुरू करते हैं कि मुल्क कितने बुरे हालात में है, और बताया इन्होंने कि वहाँ पे फलाने डिपार्टमेंट के अंदर जो है करप्शन के किस्सों की दास्तान बता रहे थे कि कराची बंदरगाह पर 1200 अरब रुपए की ड्यूटी टैक्स चुराए जाते हैं। उसके बाद ये बताया कि जनाब बहरी जहाज़ों का किराया सालाना $5 अरब है और सिर्फ 12 जहाज़ हैं, कितनी बुरी हालात हैं। और ये भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका काम निशानदही नहीं करना, आप गवर्नमेंट हैं, आपने सोल्यूशन देने हैं। और जब ये आप करते हैं, ऐसे मसाइल की निशानदही करते हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों और दहाइयों से हैं, तो आप ज़िम्मेदार हैं। हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे, ये आपको जवाब देना है। पिछले 35 साल में 25 साल आप हुकूमत रहे, 3 भाई आपके भाई प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे ज़्यादा हुकूमत आपकी रही है। तो ये जो मामलात, ये जो आप निशानदेही करते हैं ये करप्शन की और ख़राबियों की, तो आप सलूशन दें, ये ना दें। दूसरा अब आ जाते हैं कि उन्होंने आज ये ऐलान किया, चलें अच्छी बात की, पहले ही नहीं करना चाहिए था, मगर अभी उसके तफसील नहीं आई है। उन्होंने ये फरमाया है कि हमने 50 अरब रुपए की रियायत दी है। जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट थे, जो सेगमेंट्स थे 200 से कम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको हम 50 अरब रुपए की रियायत देंगे 3 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, या जुलाई, अगस्त, सितंबर प्रॉब्ली। तो इन 3 महीने के लिए रियायत देंगे। अभी ये तफसील नहीं आई है कि रियायत से क्या मुराद है। क्या इनको 200 यूनिट टोटली माफ़ कर दिए जाएंगे, क्या ये उनकी जो बढ़ाए गए थे, पहले बढ़ा दिए अब कम कर दिए जाएंगे। हाँ। तो पहले मतलब आप उनसे बढ़ाए क्यों थे और फिर बाद में आसान करके उनके ऊपर अब कम किए जा रहे हैं, सो भी तफसील नहीं आई है। अगर आपकी इजाजत तो मैं शामिल कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। मेरे ख्याल में इस मामले पर जी मैं चाहूँगा सलीम झगड़ा साहब क्योंकि फाइनेंस को भी डील करते हैं और इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं, तो इसकी ये जो आज अनाउंसमेंट की गई झगड़ा साहब कि 200 यूनिट की रायत देंगे वो 3 महीने तक के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आमिर जब आप बोल रहे थे तो मुझे काफी यादें जो है वो आ रही थी कि जब ओरिजिनली पाकिस्तान में मुशर्रफ के टाइम के एंड पे बिजली का क्राइसिस था और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बिजली का क्राइसिस था, तो PMLN ने कहा था कि हम आके साल में बिजली का मसला पाकिस्तान के लिए सॉल्व कर देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल में थोड़ी सी उन्होंने गलती की थी कि वो बेशतर पाकिस्तानियों के लिए बिजली ख़त्म कर देंगे, बिजली के बिल देने की सलाहियत ही ख़त्म कर देंगे। जो उन्होंने बिजली के निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है, तो बहुत ही मुश्किल होगा अभी
किसी भी तरीके से आम पाकिस्तानी के लिए ये ठीक कर। मुझे 2 मिनट दे दें कि इन्होंने किया क्या क्या। पहली चीज तो आप ये देख लें कि जो 2013 से महंगे तरीन पावर प्लांट्स लगा के 25% का डॉलर में मुनाफा जो है वो लोगों को दे के, मैं सिर्फ ऐड करता जाऊं कि उसका क्रेडिट भी लिया जाता रहा। शहबाज स्पीड के नाम से कैंपेन चलाई गई, उसके बाद बताया जाता रहा कि ये कितने कम अरसे में कितने जबरदस्त प्लांट लगा के कौम पे एहसान किया गया। प्लीज जारी रखिए। इतना जबरदस्त इन्होंने किया कि आज जो बिजली के बिल का बेशतर हिस्सा है, मेरे ख्याल में 30 से 50%, एग्जैक्ट मुझे जो है वो नहीं पता, लेकिन जो 2500 अरब रुपए है, 2500 अरब रुपए यानी 25 खरब रुपए, ये तो जो है वो उन कैपेसिटी पेमेंट्स का है, उन प्लांट्स को ना चलाने का। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हमने कहा था कि आप प्लांट ना चलाएं, हम आपको डॉलर में पैसे देंगे। बिजली के हर यूनिट पे, मैं आसान कर देता हूं, बिजली के हर यूनिट पे 25 रुपए जो जा रहे हैं वो कैपेसिटी पेमेंट के लिए जा रहे हैं। टोटल मुल्क के हिसाब में 2500 अरब रुपए ये कैपेसिटी पेमेंट के जा रहे, हर साल ज्यादा हो रहे। इसकी सिर्फ जिम्मेदार शहबाज स्पीड और PMLN की हुकूमत है। दूसरी चीज, अगर आप इन 10 सालों में देख लें, ना बिजली चोरी खत्म की इन्होंने, ना इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की बिजली में, ना इन्होंने वफाक के खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के इश्यूज जो है वो खत्म किए। यहां तक पहुंच गया कि आजाद कश्मीर में तो लोग निकल गए। आज सिचुएशन ये है कि शायद कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के कुछ एरियाज के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं 24 घंटे बिजली मिलती ही नहीं है। अब जो आपने ये कहा कि ये 200 यूनिट वाले लोगों को जो है वो इन्होंने थोड़ी सी रियायत दिया है, अच्छा किया, लेकिन ये बता दें, पहली चीज तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों के लिए जो है वो किया है। पहला सवाल तो ये उठता है, आज से 2 हफ्ते पहले आप क्या कर रहे थे जब इसको ज्यादा किया था? दूसरा सवाल ये उठता है कि ये 50 अरब रुपए आप हमारी जेब से और निकालेंगे क्या? मैं 5 दिन में ये एक्सपेक्ट कर दूं कि जो आपने बजट के एंड में 45 अरब से 45% से 50% टैक्स रेट कर दिया था, वो अभी 50 से 55 कर देंगे? क्योंकि याद रखें कि ये टैक्स देने वाली जितनी भी जो है वो पब्लिक है, वो एक्चुअली आपकी वर्किंग मिडिल क्लास, या ये आप अपने अखराजात कम करेंगे? क्योंकि हमने तो ये देख लिया कि आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के, सरकारी अफसरान के की तनख्वाहों में आप जहां पे देखिए हुकूमत ने अपने अखराजात ज्यादा किए। जो शहबाज शरीफ को आके कहना चाहिए 2013 में 1 साल में तो नहीं किया, 2024 में ही कर ले कि बिजली का प्लान क्या है। ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन को PTI में कोई अपोज नहीं करता, लेकिन मैं पेशावर से आता हूं, इनकी नाअहली की वजह से ये बल्कि कहते हैं कि हम बोर्ड चेंज करेंगे क्योंकि बोर्ड पॉलिटिसाइज्ड है। आमिर, आपको पता है बोर्ड लगाए किसने है? ये इन्होंने लगाए हैं, नॉन पॉलिटिसाइज्ड। खुद जुलाई 2022 में बोर्ड लगा के मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार, अमीर मकाम के रिश्तेदार, जो है PMLN के लीडरान के रिश्तेदार, ANP के लीडरान के रिश्तेदार, उस वक्त PDM-1 की हुकूमत थी, हर बोर्ड में उन्होंने ये किया। अभी कहते हैं कि पॉलिटिसाइज्ड है, इनको हटाना है। मैं ऐड कर दूं कि सोल्यूशन ये दिया जा रहा है, क्योंकि घूम फिर के जिस तरह आपने कहा, ये IPPs, ये जो प्लांट्स महंगे लगाए गए हैं गलत डील के ऊपर, अभी ये इतलाएं आ रही हैं कि उनमें से उन्हीं काफ़ी सारे जो कि इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं और जिनके ऊपर बगैर इक्विटी के 4200 मतलब बड़ी कम इक्विटी के ऊपर 42% तक प्रॉफिट उन्होंने लिया है, कैपेसिटी चार्जेस फुल के, रिस्क कोई नहीं, और प्रॉफिट जो है वो 45% ओवर इन्वॉइसिंग की गई है, सारे फ्रॉड किए गए हैं। अभी इतलाएं आ रही हैं कि उनको एक्सटेंशंस कुछ को दी गई हैं, उसका अभी तक गवर्नमेंट से हम पूछ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, खबरें छप रही हैं मगर इन्होंने कोई तरदीद नहीं दी है। 10 साल की प्लीज जारी रखिएगा। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप ये कहें कि सोल्यूशन क्या है, एक पेस्को की मिसाल ले लें। आपका एक पूरा सूबा है, वहां सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो हमारे छोटे सूबों हैं, वहां पे इकोनॉमी आप कैसे चलाएंगे जिससे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी जब तक आप बिजली नहीं दे सकते? तो वहां पे अगर ये कहें कि प्राइवेटाइजेशन
तो पेस्को का तो 100 अरब का साल का लॉस है। तो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर आऊं, मैं क्या, हुकूमत मुझे साल के 100 अरब रुपए देगी? या उससे आगे जाएं, अगर आप कहें कि चले मैं मार्केट बढ़ा दूंगा, तो एनटीडीसी का जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो 1900 मेगावाट की है। खैबर पख्तूनख्वा में 3200-3500 मेगावाट की पीक डिमांड होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इसका रास्ता क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है। हम तो उस मुल्क में अभी रहते हैं जहां पे सियासतदान का आधे वक्त काम ये है कि लोगों के लिए ट्रांसफार्मर तब्दील करो, आपने जेब से पैसा देना है, डेवलपमेंट फंड से पैसा देना है। ये मुझे बता दे कि मतलब ये मुल्क कैसे चलेगा कि ट्रांसफार्मर बदलना, लाइनें ठीक करना, लोगों से बिल देना, ये पेस्को की और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी? या मैं पेशावर में रहता हूं, हुकूमत किसी और से बिल नहीं ले सकती, उसका जो है वो उस गुनाह की सजा देती मुझे है। मैं अपना बिल पूरा देता हूं, लेकिन मुझे 12 घंटे की लोड शेडिंग फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे बता दें कि पेशावर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के साथ कैसे मुकाबला करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान खुद ही हाथ उठा के बैठ गई है? अच्छा, ये एक सोल्यूशन जो बहुत जिसके ऊपर तकरीबन सभी जगह इत्तेफाक की राय है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और ये तासुर दिया जा रहा है कि चुटकी के साथ ये हो जाएगा और फिर मसले का हल हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, इसके साथ मैं डिसएग्री नहीं करता, अल्टीमेट सोल्यूशन यही है। लेकिन अगर आप कहें कि पहले हम जो सक्सेसफुल डिस्कोस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, जहां पे लॉसेस कम है क्योंकि वहां पे जो है वो कमर्शियल लाइंस बहुत ज्यादा है या अमीर लोग जो है वो रहते हैं, तो उनको तो आप प्राइवेटाइज कर देंगे, वहां से तो आपको लॉस नहीं हो रहा, वो तो आप प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन जो 70-80% पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंटीरियर में जहां पे आपको बिजली नहीं मिलती, वहां पे ये करने से पहले आपने बहुत कुछ करना है। आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ये सोचना है कि करंट रेट पे बिजली का बिल अवाम का आम आदमी जो है वो दे भी सकता है या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो आपने ये सोचना है कि जो वाजिबात आपने लोगों पे डाल दिए, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके घर में 2 लाइट बल्ब है लेकिन उनका सन 2000 में मीटर होता था, उनके पीछे पेस्को ने 2-2 करोड़ का बिल डाल दिया। ठीक है, तो आपको ये जो वाजिबात हैं ये पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जो है वो सेट असाइड करने पड़ेंगे। ये ट्रांसमिशन को लगाना और ये जो कर रहे हैं ये तो सालों का काम है। यहाँ पे लोगों का नाक तक जो है पानी आ चुका हुआ है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या फिर ये आईपीपीज के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको उनके साथ बैठ के फारिग करना पड़ेगा, फिर इसके अलावा तो कोई चारा नहीं नजर आता हो सकता ना। जहाँ पे आप देखें, ये बात तो 3-4 साल से हो रही है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन में जाएंगे तो उनके भी वकील होंगे, आपके भी वकील होंगे, और हमने देखा है जब वकीलों के पास तो कोई चीज चली जाए तो फिर तो अल्लाह करके कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के वकीलों ने बनाए हुए हैं, तो वो बड़े वाटर टाइट हैं, वो लीगली कानूनी तौर पे तो गुंजाइश नहीं है वहां पे। सिर्फ ये है कि क्योंकि वो जो 30-40 लोग हैं वो जिनके पास ये आईपीपीज के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के ही बिजनेसमैन हैं, और क्लियरली आप लीगली नहीं उनको पकड़ सकते, मगर आप उनको इकोनॉमिकली सोशली पकड़ सकते हैं कि जनाब खुदा का खौफ करें, कोई न्याज़ अल्लाह नजर हुसैन रहम खाएं। सोल्यूशन पे आते हैं। इसके साथ जो आपने दूसरी चीज करनी है, क्योंकि 2 साल में बिजली के नर्क कोई 20 रुपए फी यूनिट से कोई 80-85 रुपए फी यूनिट तक चले गए। मुझे ये बता दें कि ऐसे पाकिस्तान में जहां पे आपने 1500 अरब रुपए की सैलरी की इंक्रीज सरकारी मुलाजमीन को दे दी, जो सिर्फ लेबर फोर्स का 5% हिस्सा है, ठीक है, 3 मिलियन जो है वो लोग हैं, यानी कि 1% आबादी का हिस्सा। तो इसके बजाय, और जो आपने 1500 अरब रुपए की पीएसडीपी रखी है, तो इससे बेहतर नहीं था कि आप 500 अरब रुपए, 1000 अरब रुपए कार्व आउट करते, पीएसडीपी को कम रखते। लेट्स से अगर आप 1000 अरब रुपए सूबे और वफाक मिल के सेट असाइड कर दे बिजली के रिफॉर्म के लिए, तो आप इन छोटे डिस्कोज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, आप वो सब्सिडी बजट करके बिजली के नरकों में दे सकते थे, क्योंकि आज मैं आपको गारंटी करता हूं
कि बहुत सी जो लोअर मिडिल क्लास ने मीटर लगाए हुए भी हैं, उन्होंने रात को कुंडा लगाया हुआ है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी बिजली एक बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो लोगों को दिखती है, और वो जो बिजली का बिल दे रहे हैं वो शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की नाअहली का दे रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मैं तैमूर चाहूंगा एक दो तीन इश्यूज क्योंकि क्विकली दो तीन और इश्यूज भी आज करना चाह रहा हूं, तो इनके तीन इश्यूज के क्विक जवाब। एक ये कि ये पंजाब के अंदर उन्होंने सोलर का ऐलान किया है कि 5 साल का कर्जा देंगे, 90% जो है वो गवर्नमेंट देगी, 10% उन्होंने देना होगा। तो सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे ख़ासतौर पर ट्यूबवेल्स के हवाले से, और 500 यूनिट तक के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। इसके मतलब क्या कहेंगे, अच्छी चीज है? जी देखिए, एक तरफ हुकूमत सोलर को डिसइंसेंटिवाइज कर रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो कह रही है सोलर बांटेंगे। कितने आप बांटेंगे? जो पीएसडीपी से बांट रहे हैं। इसका तरीका ये है कि जैसे सोलर की जो पैकेज थी वो लोगों को दी गई थी, लेकिन ये बात सही है कि वो अमीर इलाकों में दी गई थी कि जहां जितनी लोड शेडिंग हो वहां सोलर सामान खरीदने पे टैक्स पे रिबेट या जो है वो कोई रिबेट जो है वो हुकूमत दे, वहां पे लोगों को जो कि सोलर इंस्टॉल करना चाहिए। पहली चीज, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो 25 करोड़ लोगों के लिए सोलर कभी भी नहीं लगा सकता, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट्स है। खैर उसकी अभी तफसीलात नहीं आई कि वो बैंक के थ्रू होगा। अभी बैंक्स को क्योंकि ऑन बोर्ड करना है और बैंक्स इतनी आसानी से कर्जे का ये प्रोसेस बनाना है। मैं मुजम्मिल असलम साहब की ट्वीट देख रहा था, उनका एक बड़ा अनोखा एंगल था। उनका जी ये 3,000 रुपया जो 200 यूनिट वालों का पड़ता है, 2500 से 3,000, वो कंज्यूमर हाउस होल्ड को नहीं देने को तैयार, 2 लाख रुपए का कर्जा देने के लिए तैयार है। तो इसकी लॉजिक वो भी एक एंगल था। है ना लॉजिक। इसकी लॉजिक ये आमिर, हमने देखा है कि केपी में फॉर एग्जांपल जो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है वो मसाजिद को सोलराइज करने का है। मैं एज अ पॉलिटिशियन कह रहा हूं क्योंकि कम्युनिटी मसाजिद को इस्तेमाल करती है। ये जो घरों को सोलर पैनल देने का प्रोग्राम है ये उसकी एक एक्सटेंशन है। लेकिन आप ये मुझे बता दें 25 करोड़ लोग हैं, तो फिर तो ये लॉजिक ठीक बनती है। अगर 25 करोड़ लोगों को यानी 4-5 करोड़ खानदानों को मुफ्त का सोलर देना है तो फिर बिजली मुफ्त कर दे। मतलब ये कौन सी लॉजिक हुई? पहली बात। दूसरी बात जो है वो आप इसके साथ यही देख लें, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको पुराने बिल्स भी सेट असाइड करने पड़ेंगे। और अगर हम थोड़ा देख लें दुनिया में कैसे हुआ है, जब साउथ कोरिया जब तरक्की कर रहा था, एडवांस कर रहा था, 2019 में एक ट्रिप किया था, तो किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन की थी। वो एक एक कम्युनिटी में जाके उनसे बात करते थे कि जी हम आपको बिजली देंगे, लेकिन आपने एज ए कम्युनिटी कलेक्टिवली जो है वो इसका जिम्मेदार होना है, बिल देने हैं, जो है वो कुंडे नहीं लगाने, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अहमियत ही उन विलेजेस को, उन गांवों को दी जाती थी। प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तरजीहात करनी चाहिए और होलसम सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। एक और इशू जो कि मैं बड़े ये कोई इतना इग्नोर ही हो गया है कि 94 खरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया है, और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान टोटल जो पिछली दफ़ा टैक्सेस किए गए थे ये उसके बराबर तकरीबन आ जाता है। तो ये इसके बाद मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या जवाज या सेंक्टिटी रह जाती है बजट को कि आपने अपने टोटल जो रेवेन्यूज या टैक्सेस जो कलेक्शन है उसके बराबर अगले साल आपने सप्लीमेंट्री चुप करके पेश कर देना है। एक तो उसकी लीगैलिटी कि क्या ये सप्लीमेंट्री की एक वो की तो दी जाती है, मगर ये ऑलमोस्ट बजट के बराबर ही अगर चीज आ जाए तो फिर क्या रह जाता है? इसका मतलब कि जो भी बजटिंग की थी वो सारे टारगेट्स ब्लो आउट कर दिए। पहले तो सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को और सारे बाबुओं को रिजाइन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो बात हुई है कि इसका 80-90% जो खर्चा हुआ है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत संभालने के बाद हुआ है। तो मुझे ये बता दें,
अगर इसहाक डार की जगह ये हॉलैंड से इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर लाना था और उसके बाद यही करना था कि उसने हॉलैंड से यहाँ पे दूध ज्यादा महंगा करना था और टैक्स उन्हीं 10-100 में से जो है वो 5 लोगों पे लगाना था जो कि ऑलरेडी टैक्स देते हैं, तो फिर इनका हॉलैंड से लाने का फायदा क्या हुआ ना? ये तो सपोजिटली उन टेक्नोक्रेट्स में से थे जो कि पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे नहीं आएंगे, कोई नया रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ये तो यही साबित करता है कि जो पार्टी 17-20 सीटों से आई हो उसको बजट भी किसी और का मानना पड़ेगा। इसके अंदर जो एक और मजेदार, एक और जो खौफनाक फिगर है वो ये है कि इसका जो 8 ट्रिलियन है, ये 93,000 अरब रुपए में से जो 8,000 अरब है, 86%, 86% वो सिर्फ आखिरी 45 दिन के अंदर, मई 16 से लेके 30 जून के दरमियान 45 दिन के अंदर जो है एलोकेट किया गया। पता नहीं इतनी बड़ी अमाउंट कैसे एलोकेट हो सकती है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, सारी इन्होंने की है। 1700 अरब रुपए के, यानी कि 1.7 ट्रिलियन, 17 खरब, 1700 अरब रुपए के कर्जे तो इस हुकूमत ने सिर्फ पिछले महीने में लिए, यानी तकरीबन 60 अरब रुपए का कर्जा डेली। अब मुझे बता दें कि जो हुकूमत 7 अरब रुपए का कर्जा, 60 अरब रुपए का कर्जा हर रोज खजाने को ऐड करेगी तो ठीक है। मैंने हमेशा ये कहा है कि कर्जा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन क्या फिर ये जवाब बनता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पार्लियामेंट को, पीएम हाउस के एम्प्लॉइज को, इन सब को 3-3 महीने के ऑनरेरियम दे, कि वो पार्लियामेंटेरियंस के मराद जो है वो बढ़ाए, कि वो सारे सरकारी एम्प्लॉइज को 25-25% की तनख्वाह की इंक्रीज दे। मैं चाहता हूं कि कोई ये औरंगजेब साहब से एक सवाल कर कि जब हबीब बैंक की सारी रेवेन्यू अगर सूद की अदायगी में जाती तो आप हबीब बैंक के एम्प्लॉइज को 25% रेज देते, और अगर ना देते तो आप हमारे पैसों के साथ उन लोगों को क्यों 25% रेज दे रहे हैं जिनकी नौकरियां वैसे ही पक्की हैं? क्योंकि जो दिहाड़ी कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जो दिहाड़ी कर रहा है, उसकी तो तनख्वाह बढ़नी ही नहीं है। आप मिनिमम पे 36,000 से 3 लाख कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो किसी प्राइवेट इदारे में नौकरी कर रहा है, मुश्किल से उसकी तनख्वाह 10% बढ़ेगी। मैं तैमूर, एक और इशू जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो है कि पाकिस्तान में पहले ही इतना घुटन है, इतना सप्रेशन है कि अब तमाम दुनिया की जो बड़ी बड़ी रेटिंग्स आ रही हैं यहाँ पे रिप्रेशन के हवाले से हम लोएस्ट स्टैंड्स में आ रहे हैं। तो अब कल परसों हुकूमत ने अदालत को ये कहा है कि जनाब हम यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर कदगने हैं, जो यहाँ ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसको जो खोलने का वो है, उनका जी नहीं वो नहीं खोल सकते, ये कौमी सलामती का मसला है और कौमी सलामती का उससे नुकसान पहुँच जाएगा। तो ये डिप्रेशन ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा बल्कि बढ़ता नज़र आता है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये इंतहाई शर्मनाक है और दिखाता है कि पीएमएलएन और उनके साथ पीपल्स पार्टी, ये अभी सियासी पार्टीज जो एक जमहूरी सिस्टम में बिलीव करती हैं, इनका लाखों मील तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 2 बातें जरूर करूंगा। आमिर, आपने मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। पहली चीज तो ये कि अगर आप एक्स या ट्विटर पे बैन ले ले, इतनी हम में सलाहियत होनी चाहिए कि थोड़ी सी तनकीद बर्दाश्त करें। हर सियासतदान जो है वो करता है, और ये शहबाज शरीफ को भी जो है वो लोगों को समझा देना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कहती है कि ट्विटर पे बैन है नेशनल सिक्योरिटी का। आज सुबह शहबाज शरीफ की ट्वीट आई है, कल रात इसहाक डार की ट्वीट आई है, और आज 2-3 ट्वीट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट सारे ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं। ये तो आपको वही स्टेट करके दे सकता है जो ये समझता है कि अवाम की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ सरकार की हैसियत है। और दूसरी चीज, अगर आपने उसके साथ एक और नोटिफिकेशन नोट किया हो, आपने घुटन की बात की, आज एक नोटिफिकेशन आया पता नहीं कौन से 1960 के टेलीकम्युनिकेशन के लॉ से या कम्युनिकेशन के लॉ से, कि कोई भी ग्रेड 18 का अफसर पता नहीं कौन से इदारे का, वो चाहता है 25 करोड़ लोगों में जिसका भी फोन टैप करना चाहे उसकी इजाजत, वो टैप कर।
मतलब देखें, कोई लाइंस, कोई लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वेलेंस के लिए दुनिया के हर मुल्क में कानून होते हैं, कोई तरीका होता है। यहां पे चले कोई मानता नहीं था, लेकिन तरीका तो एक था ना लिखा, जिसपे आप बाद में पूछ सकते थे कि आपने कोर्ट से जो है वो पूछा या नहीं। ये किसी के लिए ठीक नहीं है। अनलिमिटेड पावर कॉजेज अनलिमिटेड डैमेज। मैं उमर अयूब साहब का बयान देख रहा था, वो सही फरमा रहे थे कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, उन सब के भी टेप हो सकते हैं, किसी को इजाजत की जरूरत नहीं रह गई है। तो इसके विक्टिम हर कोई बन सकता है। पहले भी बहुत सारी चीजें आमिर साहब सामने, मेरे ख्याल में एपीसी के ऊपर बात कर लें, फिर हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। लास्ट ये क्विकली ऐड कर दूं कि आसिफ जरदारी साहब अभी शाम को बड़ी तकरीर फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार के लिए कितनी बड़ी उसकी दाई है। तो क्विकली लास्ट, ये एपीसी के हवाले से आपकी पार्टी की तरफ से आया था कि हम इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो ये क्या स्टेप है कि दोबारा में कौमी धारे में आने का, या अज़्म इस्तेहकाम के लिए इज इट अ ग्रीन सिग्नल? नहीं, देखिए, दो चीज। पहले जो शहबाज शरीफ आजादी राय की बात कर रहे हैं, उनको वो इडी अमीन की बात ही जो है वो करनी चाहिए, सॉरी आसिफ जरदारी को। फिलहाल तो वो कुछ और कह नहीं सकते कि यू कैन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन यू कांट हैव फ्रीडम आफ्टर स्पीच। आजादी राय आपका हक है, आजादी राय के बाद आजादी आपका हक नहीं है। और जितनी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर पाकिस्तान की सिचुएशन को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो आपने एपीसी की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ये साबित करता है सिर्फ कि एपीसी में शामिल होना आपको दिखाता है कि इमरान खान के पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे पल्स पे उंगली कितनी जबरदस्त है, कि ऐसे इशू पे वो लोग जो हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके साथ इस बात पे हमारा बैठना क्यों जरूरी है। क्योंकि याद रखें, कोई भी ऑपरेशन आपकी इंटरनल टेरिटरी में कोई चांस नहीं स्टैंड करता सक्सेसफुल होना का, जब तक वो इंटरनली उस पे कंसेंसस ना हो। तो यहां पे तो मैं यही कहूंगा कि वो बात होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको एज अ फैक्ट ऑन द ग्राउंड कह सकता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में गिवन द हिस्ट्री, और फाटा में बिलखसूस जो मर्जर के बाद उनको वादे हुए कि ऑपरेशंस जो होंगे उनके साथ फाटा को डेवलप किया जाएगा, पिछले 3 साल में जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, तनख्वाहों के मद में 150 अरब रुपए का खसारा वफाकी हुकूमत ने फाटा को दिया है, जिसका डुअल इम्पैक्ट, फाटा में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के पैसे ये डेफिसिट जो है वो पूरा कर रहे हैं, यानी बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, और इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटी पे भी होता है, इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी होता है, और इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं होता, इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान। सही है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा। थैंक यू सो मच तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अदालतों के हवाले से भी बड़ा मसरूफ दिन गुजरा आज का, कौन कौन से बड़े अहम केसेस से जिनकी आज समातें हुई और क्या बड़ी अपडेट्स हैं अदालतों से, ये आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। अदालतों के हवाले से बड़ा मसरूफ दिन था, बड़े अहम केसेस से जिनकी आज समातें हुई, मखसूस नशिस्तों के अलावा कई और दीगर अहम केसेस थे जिनके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अदालती मामलात पर बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं आज जो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो काफ़ी अर्से से बड़े तारीखी केसेस रहे, मगर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है बकौल एतजाज़ एहसन, ये सबसे अहम इसलिए है कि ये डिटरमिन करेगा पाकिस्तान की ये जुडिशरी की किताबों में पढ़ाया जाता रहेगा, जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता जाया रहेगा, और ये डायरेक्टली उनके बकौल ये केस ये नहीं है कि मखसूस रिश्ते मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उनके बकौल ये दोबारा
दोबारा ये मुनीर मोमेंट आ गया है जिसमें देखना ये है कि यहाँ कॉर्नेलियस जीतेगा या जस्टिस मुनीर को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो बहरहाल आखिरी मरहल पे ये आ गया है, फैसला महफूज कर दिया गया है। आज भी बड़ी नोक झोंक हुई, तो पहले तो साकिब से पूछना चाहिए कि आज की नोक झोंक के हवाले से क्या इंडिकेट करता है कि फाइनली अब ये फैसला आने वाला है, ताकि हम बाद में याद कराएं कि आपने कहा था कि फैसला इस सिमत जा रहा है। तीन चार चीज़ें जो है वो इस हवाले से आमिर साहब बड़ी अहम हैं, और सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हेयरिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने ये पॉइंट आउट की कि अगर हम पीटीआई की तरफ जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलनी चाहिए या पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल जो है वो मामला जो है वो मोड़ पे ये चीज़ है। तीन चीज़ें हैं। एक 2 फरवरी का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि उसने गलत तशरीह की 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ये तकरीबन मेजॉरिटी जो बेंच की इसमें रही है, जितनी भी तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है पूरे बेंच के अंदर, पूरे बेंच में इत्तेफाक है कि वो ठीक नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पहुंच जाए इस नुक्ते पर कि ठीक नहीं हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है 187 में कि वो कंप्लीट जस्टिस में वो खुद भी इस मामले को देख सकते हैं कि जो जड़ बनी कि अगर वो इलेक्शन कमीशन उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करता तो वो किसी पार्टी में जाने का मामला ही ना उनके सामने ना होता। दूसरा है बाप पार्टी की जो एग्जाम्पल है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनके लिए शेड्यूल जारी किया, उनसे लिस्टें ली और उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा तौर पर मखसूस नशिस्तें दी। अगरचे इलेक्शन कमीशन उस अपने ही पुराने इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मान रहा और ये कह रहा है कि वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था, आज जो हमने किया है वह कानून के मुताबिक दुरुस्त है। लेकिन जो फैसल सिद्दीकी हैं वो कहते हैं कि तब जो हुआ था अब भी वो होना चाहिए और हमें ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती कि इलेक्शन कमीशन ने जो तब किया और अब, बल्कि जो चीफ जस्टिस ने जब उन्होंने कहा था कि तब इलेक्शन कमीशन और था तो उन्होंने कहा था कि नहीं तब और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है, ऐसा जो है वो आप इस तरह इसको नहीं कर सकते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो बैरिस्टर गोहर ने पॉइंट आउट की थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेजात जमा करवाई हैं उसमें जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनके सर्टिफिकेट्स के बारे से पूछ रहे थे जो बेंच के मेंबरान हैं जस्टिस याया आफरीदी और दीगर मेंबरान कि जिन लोगों ने पीटीआई के सर्टिफिकेट दिए हुए थे उसके बावजूद आपने किस इख्तियार के तहत उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इलेक्शन कमीशन ने सारी दस्तावेजात नहीं दी। आज भी सलमान अकरम राजा ने यही कहा और बल्कि सलमान अकरम राजा ने अपना केस पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे अपने साथ ये हुआ कि मैं वहां पे गया और नजरियाती का जो टिकट पहले दिया फिर वापस लिया फिर रिसीविंग मैंने ली कि ताकि ये क्लियर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो है वो सिचुएशन थी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने पहला पॉइंट भी आपने कहा था कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये पूछा कि अगर पीटीआई की तरफ जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इसके ऊपर क्या होगा, यार अब उस पर भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा था कि हम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में अपना केस पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी असिस्टेंट और हमारे आर्गूमेंट्स के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पास पूरा इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाउंड हैं कि हम जो लेकर आए हैं आप उस पर फोकस रहेंगे, आप फैसला कर सकते हैं और जो फैसला आप करेंगे वो डेफिनेटली हम जो है वो मंजूर होगा हमें। तो उसमें उनका इशारा वही था कि अगर आप 2-3 ऑप्शंस अब अगर जो फैसला हो सकता है वो क्या होंगी। एक जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर 2 फरवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त नहीं समझती कि वो जो तशरीह हुई थी दुरुस्त नहीं हुई थी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट 187 का इख्तियार कंप्लीट जस्टिस का इस्तेमाल कर सकती है। और पीटीआई को ये एक बात आई भी थी कि 3 दिन इन लोगों को दे दिए जाएं
कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिक्लेयर किया जाए कि इलेक्शन जो पीटीआई है वो पार्टी है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए कि इंडिपेंडेंट हजरात बता सकें उन्होंने किस पार्टी में जाना है और पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ उससे सिंबल लिया गया है। तो इनके पास 3 दिन हो, ये 3 दिनों में उस किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये अगर पीटीआई में जाएं तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक एक रिवर्स कर दी जाए सारी क्लॉक, तो इलेक्शन कमीशन फिर कानून के मुताबिक जितने वो इंडिपेंडेंट पीटीआई शामिल हों उनको जो है वो नशिस्तें जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये तो एक ऑप्शन है, मगर फायज ईसा साहब का थ्रू आउट ये रहा कि अगर ऐसा किया जाएगा कंप्लीट जस्टिस तो वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का न्यू वर्जन होगा। इसमें आज भी बात हुई, बेंच के एक मेंबर ने बड़ा क्लियर कट पूछा, जो टेक्स्ट की बात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो करते रहे हैं कि टेक्स्ट से हम इधर उधर नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा कि क्या टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा सकती हैं? तो वैसे से देखिए उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, उन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इधर जाना है, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देनी है तब भी इसकी कोई तशरीह करनी है, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है उनकी भी तशरीह होनी है, वह कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको मिल सकती हैं। तो इसलिए एक मुश्किल जो है वो फैसला हो सकता है, होगा फैसला, आसान नहीं होगा कि उस पे इस पॉइंट पे बहुत कम मैंने देखा है कि जो बेंच है इस पॉइंट पे आया हो कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। इनकी हद तक ये था कि इनको मिलनी चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर नहीं हुई, या इसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन उनकी हद तक जो है वो बहुत कम राय देखी गई है। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को देने पे एतराज़ तो हैं ही, हो सकते हैं, मगर उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये भी पॉइंट आउट की गई थी चीज कि जिसका पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कोई 1-2 नशिस्तों का मामला नहीं है कि अगर 1-2 नशिस्तें अगर दूसरी साइड पे चली भी जाएं तो कोई उस पे को आईनी तरमीम या ऐसी चीज नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पूरा एक सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा पार्लियामेंट में। चलें, लेट्स सी कि ये आइंदा देखें, कब तक उम्मीद कर रहे हैं इसका फैसला? कुछ कह नहीं सकते। आज तो उन्होंने कहा कि आज हम नहीं देंगे मुख्तसर फैसला, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लेट नहीं होगा, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो सारे जजेस तो 2-4 रोज में आ जाएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये लेट्स सी कि क्या है इसके, मगर बड़ा आइंदा ये बहस जारी रहेगी। दूसरा जो एक केस जनरल जस्टिस जहांगीरी के हवाले से जो सोशल मीडिया पे उनकी मुबैना जाली डिग्री के हवाले से, उसकी भी एक बाज़गश्त भी चल रही है, और कोर्ट ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, मैंने तो कम अज़ कम देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली दफ़ा फुल कोर्ट हेयरिंग हुई, उस पर क्या पेशरफ्त है? जी, पहली दफ़ा जो है वो फुल कोर्ट हेयरिंग हुई है जस्टिस जहांगीरी, उनके खिलाफ 5 जुलाई को एक कैंपेन जो है वो शुरू हुई सोशल मीडिया पर, जिसके बाद जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट जिसमें एक्सक्लूड किया गया जस्टिस जहांगीरी को। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो खबर जो है वो पहुंची हम तक, वो यही था कि जस्टिस जहांगीरी को कहीं ना कहीं से कन्वे हुआ कि जो ट्रिब्यूनल का केस है आप जो है वो थोड़ा हाथ हौला रखें। तो ये बात हुई, लेकिन उनकी जानिब से बड़ा क्लियर एक स्टांस लिया गया कि जो आइन और कानून कहता है और जो मैंने हलफ लिया हुआ है, फैसला जो है वो उसके मुताबिक होगा। ये जो उनको बाद में कन्वे हुआ, ये तमाम जो 6 जजेस का खत, तमाम जो उनको तंबीह की गई कि आइंदा ये ना हो, उसके बाद ये दोबारा अप्रोच किया गया उनको? जी बिल्कुल, ये तो 6 जजेस वाला जो खत है उसके बाद सारे मामला बाद के मामलात हैं, ये अभी रिसेंट पास्ट में ये जो है वो। मुझे ये बताइएगा साकिब, अभी तो ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक था, ये जो इंटरफेरेंस के या 6 जजेस के खत की जिसकी आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि मुल्क भर की जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी हमें ये रिवायत बनती भी नजर आएगी, या सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो फुल कोर्ट बेंच है यहाँ पर रुक जाएगा? ये नहीं, ये बढ़ सकती है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट बनना जो है वो जरूरी होता है। जब 6 जजेस वाला मामला आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हुई या मीटिंग्स हुई, उनमें बड़ा क्लियर कट कहा गया कि जब आपके पास इख्तियार था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने का, तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम अब ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट अब बन गई है। अब लगता है कि बाकी हाई कोर्ट्स में भी कभी ऐसा इशू हुआ तो यकीनी तौर पर वो भी इस इख्तियार
को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जस्टिस जहांगीरी उनके हवाले से जो कल समाअत हुई उसका ऑर्डर भी आ चुका है, उसमें 7 कोई एक्स के हैंडल्स हैं उनको नोटिस हुए हैं। डीजी FIA उनको कहा गया है कि FIA के जरिए उनको आइडेंटिफाई करें और उनको उन तक जो है वो नोटिस सर्व करवाएं और वो 4 हफ्ते में जवाब दें। कुछ सहाफ़ी हैं उनको भी नोटिस हुए हैं। इसके अलावा PTA, FIA, पैमरा, इन तमाम को भी नोटिस किए गए हैं। जो वकला की और सहाफ़ती तंजीमों को भी नोटिस हुए हैं। अच्छा। आज मैं चाहूँगा, टाइम महदूद है हमारे पास, कि खबर मानिका की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो PTV पे भी दिखाई गई, तो ये जो उनको ज़रूरत पड़ गई है मीडिया के इस्तेमाल की, तो अदालत में जो आज पेश रफ्त है वहाँ से कोई उनके लिए उनको लग रहा है कि बुरी खबर है? नहीं, खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही हैरान कुन है, क्योंकि खावर मानिका एक कंप्लेनेंट है, एक कंप्लेंट लेके गए सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में जैसा भी था वो 2 रोज का या 4 रोज में उन्होंने ट्रायल किया और खावर मानिका के हक में फैसला दिया, और फैसला वो आज नहीं हुआ, 3 फरवरी को हो चुका है। 3 फरवरी, अब तो अपील में मामला है। तो क्या खावर मानिका जो उससे शायद राजी ना हो कि मेरे हक में जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, कि 3 फरवरी को फैसला हुआ है, अब तो अपील स्टेज पे है। उनकी जो ट्रायल था वो स्पीडी हुआ है, अब वो ये चाह रहे हैं कि अपील जो है वो उस तरह तेजी से जो है वो आगे ना बढ़े। पहले 29 मई को सेशन जज ने फैसला देना था, तब इन्होंने एतराज किया उन पर, उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया। अब 12 जुलाई का दिन है, जिस 12 जुलाई से पहले जो है वो फैसला आना है, और उस तनाजुर में उन्होंने ये बात की थी। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि आज ही खबर आई शाम को कि जो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है, वहाँ इमरान खान साहब की 3 अबूरी जमानतें थी, वो खारिज हो गई हैं। तो इस तरह आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 जुलाई को अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी जाता है तो अब वो रिहा जो है, लेकिन अभी तो दोबारा आप ये कह रहे हैं कि इम्कान इस बात का हो सकता है, एवरी नाउ एंड देन PTI वाले ये उम्मीद लगा लेते हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? नहीं, 12 जुलाई को अब नहीं आएंगे, अब क्योंकि आज जो फैसला है ATC का, उसका मतलब यह है कि उनकी जमानत खारिज हो गई है, अब वो हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। ATC की जो बात आप कर रहे हैं साकिब, वो गालिबन जिना हाउस मुकदमे जी बिल्कुल, 9 मई के जो मुकदमात हैं, 3 मेजर मेन जो मरकजी मुकदमे डाल भी दी, गिरफ्तारी भी डाल दी उन्होंने। एक में 3 में जो खारिज है उसमें जो एक मुकदमा था उसके अंदर अब गिरफ्तारी डाल दी है उन्होंने। लास्टली जो है ये ट्रिब्यूनल्स वाला इशू जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये लाहौर हाई कोर्ट को कह दिया है कि जी आप इलेक्शन कमीशन के साथ मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल सब ज़्यादा ही है, चीफ जस्टिस के लिए मीनिंगफुल है जो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, या इलेक्शन कमीशन के लिए मीनिंगफुल होगा? होना तो वैसे वो लॉ में तो यही है कि दोनों के लिए मीनिंगफुल हो, और नहीं, दोनों के लिए तो नहीं हो सकता। ये मीनिंगफुल से जब मुराद होती है कि तसल्ली तशफ़ी, मगर एक को जहाँ बराबरी आ जाए तो किसको प्रेसिडेंस मिलेगी? ये तसल्ली और तशफ़ी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस उनको उस पर उन्होंने मोहर लगानी है या इलेक्शन कमीशन ने लगानी है? असल में तो मेन जो इदारा है इलेक्शन के मामला जो देख रहा है वो इलेक्शन कमीशन ही है, कि इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरे इदारे के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है कि हमारा ये काम है कि इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, तो वो तसल्ली तो जजेस की जो एक्सेप्टेंस है कि कौन जज होंगे, इस पे तसल्ली इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं होनी चाहिए? मेरा यह ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन दूसरे आईनी इदारे के पास जा रहा है तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने जो इसमें यहाँ पे कानून साजी कर दिया, गुजर नोटिफिकेशन भी शायद हो गया, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं उस बिल पर, तो यह भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अभी उन्होंने जो है वो हलफ नहीं उठाया, उनके हवाले से कमेटी ने जो फॉर्मेलिटी है पूरी करके उसका नोटिफाई होना है और उसके बाद हलफ उठाना है। तो इस दौरान जो टाइम है ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि 8-10 जो है वो ट्रिब्यूनल पंजाब में तैनात होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन जब एम्पावर हो जाएगा, उनके पास इख्तियार आ जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो रिटायर्ड 4-5 जज लगा भी दें, उसके बाद कुछ बच जाएं तो कुछ जो है वो उनसे मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर लें। बहरहाल ये सिलसिला जो है जारी है, घूम फिर के बात जो है फॉर्म 45 पे आ जाती है, और फॉर्म 45 की कहानी इतने ज़्यादा फ्रंट पे खुल चुकी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ किस तरह फायर फाइटिंग करके इसको छुपाया जाएगा कि ये रिटायर्ड जज लाहौर हाई कोर्ट में लगाए जाएंगे। उसके बाद ये जो पतन ने जो नया इकट्ठा खोल दिया है कि नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर उनकी ये फाइंडिंग्स हैं कि नेशनल असम्बली में जो उनकी सीट है
और उसके नीचे जो प्रोविंशियल सीट है उसमें 35,000 वोट का फ़र्क है कि नेशनल असम्बली में प्रोविंशियल के मुकाबले में 35,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ी मज़गा खेज़ है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उसको कवर अप किया है कि अपडेट किए हैं रिकॉर्ड के अंदर अपने वेबसाइट के ऊपर जो है, उसके ऊपर भी बेताशा सवाल हैं। यही सवाल मखसूस नशिस्तों में आ रहा है, यही सवाल जो है ये केस एक फाइनली रह गया है कि जो कब तक उम्मीद है साकिब लास्ट वर्ड के जो इलेक्शन की धांधली के हवाले से जो केस है वो अब टेकअप होने की उम्मीद है। लास्ट वर्ड क्विकली। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि 8 फरवरी से ऑनवर्ड आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के जो सस्पेंशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। तो बाज़गश इसमें बहरहाल इस अदालत के इस फैसले में मखसूस नशिस्तों वाले भी बार बार होती रही कि ओरिजिनल केस वो है और ओरिजिनल सिंध भी बल्ले वाले फैसले का है। इस पर इत्तेफाक तो सबका है कि तशरीह गलत हुई है, मगर वो फैसला कितना गलत है और मुतनाज़ा है वो एक और बहस है। चलिए वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।